आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा नेशनल मूवमेंट की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। नेशनल मूवमेंट की पिछली क्लास में हमने 1945 तक की बात की थी। 1945 हमने चुनाव करवाए थे, शिमला सम्मेलन किया था, वेवेल योजना पर चर्चा की थी। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारे सामने कैबिनेट मिशन का प्रारूप आता है। लेकिन इस कैबिनेट मिशन को करने से पहले, मेरे कहने का मतलब है कि 1946 पर जाने से पहले मैं सुभाष चंद्र बोस पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा और उनका आज़ाद हिंद फौज से क्या संबंध रहा, कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं, उन पर मैं बात करूँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखें इसको और ध्यान से अपने नोट्स बनाएं और रिवाइज करते रहें। आइए हेडिंग डाल दीजिए, सुभाष चंद्र बोस व आजाद हिंद फौज। हमें इन दोनों को साथ लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं सुभाष चंद्र बोस की कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगा। हेडिंग डाल दीजिए, सुभाष चंद्र बोस। देखिए, इनकी दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो इनका जन्म, यहां से क्वेश्चन उठेगा, और एक इनके राजनीतिक गुरु। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे ये थे देशबंधु चित्तरंजन दास। इनके राजनीतिक गुरु थे और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आइए कुछ बातें हम करंट से कोरिलेट करके पढ़ते हैं। तेईस जनवरी 2021 को इनकी 125वीं जयंती थी। मैंने पहले ही आपको कहा है 100 वर्ष, 125 वर्ष, 50, 75 ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। 125वीं जयंती थी और यहाँ पर कई बातें केंद्र सरकार ने की। एक तो केंद्र सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके आधार पर, या आप कह सकते हो कि उनके प्रबंधन के आधार पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। तो एक लाइन लिख दीजिए, ये जो 23 जनवरी है, या ऐसे लिखो, इस उपलक्ष्य पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा तेईस जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। एक तो ये बात है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता में सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया। दूसरा लिख दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता में
सुभाष मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया। अब ये दो क्वेश्चन है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो ये है, पराक्रम दिवस निम्न में से किसके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? या आपसे ये कह दिया जाएगा कि सुभाष मेमोरियल संग्रहालय कहां पर है, तो कलकत्ता के अंदर है। ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है या किसके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। अब इनके जन्मदिन पर एक पुरस्कार और दिया जाता है, उसकी बात करना चाहूंगा मैं। एक पुरस्कार देते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनके जन्मदिन पर दिया जाता है। आप यहां पे लिख सकते हो, जन्मदिन पर दिया जाने वाला पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए, ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, इसको एडमिनिस्ट्रेटेड कौन करता है? आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपसे यदि ये कह दे कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है या सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर कौन सा प्रकाश दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। आइए, एक तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? NDMA, ये ध्यान रखना, ये मैनेज करता है इसको। ये होता है, आप समझते हो, आपदा प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी, ये इसको एडमिनिस्ट्रेटर करता है। और एक लाइन लिखना, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करते हैं। कहने का मतलब यह है, यह एक तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, इंडिविजुअल, और एक ये संस्थाओं को दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे कोई बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, तो उस दिशा में जो उससे निपटने के लिए जिसमें लोगों का सहयोग शामिल होता है, ये जो सराहनीय काम करते हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना आप। अब जो ये लेटेस्ट दिया गया है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहूंगा, इसकी दो श्रेणियां होती है, दो कैटेगरी है इसकी। अब मैं यहां लिखूंगा तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। आइए,
यहां से लिखना है आपने। इसकी दो श्रेणियां हैं। एक तो है व्यक्तिगत श्रेणी और एक है संस्थागत श्रेणी। अब इस पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, इसके अलावा एक राशि दी जाती है। आप राशि का भी ध्यान रखें। व्यक्तिगत श्रेणी में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 5 लाख रुपए और संस्थागत श्रेणी में जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 51 लाख रुपए। ऐसे होता है ये। व्यक्तिगत श्रेणी में तो 5 लाख और संस्थागत श्रेणी में ये 51 लाख होती है। 2021 का जो पुरस्कार है व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। भंडारी को मिला है और यहां पे लिख सकते हो 2021 का पुरस्कार। ये राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है 2021 के संबंध में। और संस्थागत श्रेणी के रूप में ये सतत पर्यावरण व पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को मिला है। सतत पर्यावरण व पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को मिला है। इसको सीड्स के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, केवल नाम याद रखें आप। अब देखिए होता क्या है, अब आपको मैंने यहां तक जोड़ दिया है। तो जैसे ही 2022 में 2023 में ये आपको प्राइज मिले तो आपको सिर्फ यही पॉइंट बदलना है और ये पॉइंट जो है आपको करंट जीके के माध्यम से अपडेट करवा दिया जाता है। तो आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, तभी आप अपनी नोट्स को सिस्टमेटिक और अपडेटेड बना सकोगे। क्लियर होगी सारी बात। मैंने आज के दिन से इसको जोड़ दिया है। अब 2022 में मिलेगा तो आपको यही करना पड़ेगा, इतना ही बदलना है। और ये तो बदल नहीं सकते कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, वो तो वही रहेगा, सिंपल सी बात है। क्लियर हो गई ना सारी बात। तो ये पुरस्कार दिया जाता है। आइए अब जन्मदिन की बात होगी सुभाष चंद्र बोस के, और हमने उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी कर ली। देशबंधु चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। अब मैं इनके जीवन में जो आजादी से संबंधित जो घटनाक्रम घटित हुए थे उनकी बात करूंगा, और उनकी बात की स्टार्टिंग में करूंगा दूसरे विश्व युद्ध से। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या है, इन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन ये यहां से बचकर भाग निकले। नजरबंद का मतलब तो आप समझते हो, घर में रहोगे लेकिन ना आपसे कोई मिल सकता है और ना ही आप किसी से मिल सकते हो बिना गवर्नमेंट की इजाजत के। लेकिन ये 1941 में बचकर भाग निकले। ये पेशावर से काबुल गए, काबुल से रूस गए और रूस से फिर ये जर्मनी गए थे। पहले रूस क्या है, ये धुरी राष्ट्रों में था, लेकिन जर्मनी ने जब उस पर आक्रमण कर दिया तो वह मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया था। इस कारण से ये फिर जर्मनी चले गए थे। जर्मनी में हिटलर थे, वहां पर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारतीय आज़ादी की लड़ाई में सहयोग मांगा। यहाँ पर हिटलर ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें यह उपाधि वहाँ की जनता ने दी थी, भारत की जनता ने दी थी। इस तरीके से कुछ बातें करते हैं, उस तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें यह जो उपाधि है हिटलर ने दी थी। और जर्मनी में ही इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, और जब इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, यहीं पर जय हिंद का नारा दिया गया। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें अब आगे जाके करनी है,
और फिर आज़ाद हिंद फौज से ये कैसे जुड़े, वो भी बातें हमारे सामने आएगी। आइए कुछ बातों को रिटन फॉर्म में करते हैं। नई लाइन से लिखना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया। यहां से ये 1941 में बचकर भाग निकले। में ये बचकर भाग निकले। ये कहां गए? पेशावर। मैं सीक्वेंस में बता देता हूं। पेशावर गए, पेशावर से ये काबुल गए, काबुल से ये रशिया गए और रशिया से जर्मनी गए। यहां तक ये पहुंचे, जर्मनी पहुंचे। आगे आप लिख सकते हैं। अब जर्मनी में इनके साथ क्या घटनाक्रम घटित हुए, उनकी हम बातें करेंगे। एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब हम जर्मनी में हिटलर और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो घटनाक्रम घटित हुए उन पर हम बात करेंगे। नई लाइन से लिखना, जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। इसका उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था? भारतीय आजादी की लड़ाई में सहयोग प्राप्त करना। ये इसका उद्देश्य था। और यहां पर जो घटनाक्रम घटित हुए, एक तो सुभाष चंद्र बोस को उपाधि प्राप्त हुई नेताजी, और ये जो नेताजी की उपाधि है हिटलर के द्वारा दी गई। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नई लाइन से लिखना, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में ही फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा जय हिंद का नारा दिया। अब ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहां की थी? जर्मनी में। एक जय हिंद का नारा कहां दिया था? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कहां मिली थी? जर्मनी में। किसने दी थी? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से क्यों मिलना चाहते थे? क्योंकि वो उनसे भारतीय आजादी की लड़ाई में सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। क्लियर होगी सारी बात?
ये सब घटनाक्रम यहां घटित हो गए। फिर फरवरी 1943 यहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है जर्मनी से जापान पहुंचे, टोक्यो जापान पहुंचे। आइए बातें करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से जापान पहुंचे। इसके बारे में थोड़ी सी बात आपको पता होनी चाहिए, अंदरूनी बातें। एक तो इनका सहयोग किसने किया था? आबिद हुसैन ने इनका सहयोग किया था टोक्यो जापान पहुंचने में। इसमें एक बोट का नाम भी कई बार पूछा जाता है, उसका नाम था जर्मन यू बोट, और ये कील नामक स्थान से रवाना हुए थे। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो रवाना हुए थे वो स्थान था कील, जर्मनी। यहां से ये रवाना हुए थे। जर्मन बोट, जर्मन यू बोट सबमरीन के द्वारा। ये बोट का नाम आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन बीच रास्ते में ही ये हवाई यात्रा से टोक्यो जापान पहुंचे थे। मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने बोट को छोड़ दिया था, लेकिन बीच रास्ते में ही ये इन्होंने बोट को छोड़ दिया और हवाई यात्रा से टोक्यो जापान पहुंचे। इनको काफी समय लगा था पहुंचने में। फरवरी 1943 में ये गए थे और जून 1943 में ये पहुंचे थे। जून 1943 में ये पहुंचे थे। जुलाई 1943 में इन्हें आजाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए अब टोक्यो जापान में इन्हें जो कमान सौंपी गई उससे संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। फरवरी 1943, जून 1943। अब मैं जुलाई 1943 पर जा रहा हूं। जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया। आप कह सकते हो आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति घोषित हुए। लिख दीजिए एक लाइन। सर्वोच्च सेनापति घोषित हुए आजाद हिंद फौज के। और ये जो काम किया गया था ये रास बिहारी बोस के द्वारा।
रास बिहारी बोस समझते हो, उनके द्वारा बम कांड, होर्डिंग बम कांड, वो वाले हैं ये। तो रास बिहारी बोस के द्वारा इन्हें नेतृत्व सौंपा गया था। एक बात आप ध्यान रखना, ये जो रास बिहारी बोस है, इन्होंने जापान में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना की थी, और ये जो इन्होंने स्थापना की थी 1942 में की थी। यहां पर आप एक विशेष रूप से ध्यान रखें कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के ही एक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने की घोषणा की गई थी। ये 1942 में किया गया था। एक नोट डाल के लिख लीजिए, 1942 में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के एक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपने की घोषणा की गई थी। घोषणा की गई थी। एग्जामिनर क्या है, कई बार आपको बहुत परेशान करता है ये। देखिए, नेतृत्व सौंपा कब किया गया? जुलाई 1943 में। घोषणा कब हुई थी? 1942 में। किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के एक सम्मेलन में, रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? 1942 में ही स्थापना की थी। होगी बात क्लियर सारी? आइए, अब इन्हें आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंपा गया, सर्वोच्च सेनापति घोषित हुए। यहां पर जो हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किए, यहां पर इसको बताने के लिए मैं आजाद हिंद फौज की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए इसको सुभाष चंद्र बोस से जोड़ूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक तरीके से पुनर्गठन किया आजाद हिंद फौज का। कब? जुलाई 1943 में। या आजाद हिंद फौज का इन्हें नेतृत्व कब सौंपा गया था? जुलाई 1943 में। तो एक बार आप इसे नोट करें। आइए आजाद हिंद फौज पर चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, आजाद हिंद फौज। एक तो इसका जो अन्य नाम है INA के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। इसकी जो स्थापना हुई थी सितंबर 1942 में हुई थी। सितंबर 1942 में, ये ध्यान रखना। और ये की गई थी जापानी मेजर फुजीवारा के सहयोग से कैप्टन
मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जापानी मेजर फुजीवारा के सहयोग से। तो कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और स्थान था टोक्यो। जापान, टोक्यो जापान स्थान था। और इसका जो हेड ऑफिस था आजाद हिंद फौज का, ये था रंगून। उसके बाद में आप घटनाक्रम देख ही रहे हो। जुलाई 1943 सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। अभी बात की थी हम लोगों ने। उसके बाद में अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। हम बात करेंगे उसकी, एक बार आप इसे नोट करें। आइए अब हम अक्टूबर 1943 की बात करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कब किया था ये सब बातें। एक तो इन्होंने जो ये गठन किया था, कहां किया था? पहली बात तो ये सिंगापुर में किया था इन्होंने। सिंगापुर में, सिंगापुर आज तो अलग देश है, लेकिन पहले ये मलेशिया का ही भाग हुआ करता था। और कई बार जैसे आपको ये मिल भी जाएगा कि इस मलेशिया में सरकार का गठन किया था, क्योंकि उस समय जो सिंगापुर है मलेशिया का ही एक भाग हुआ करता था, देश नहीं था। तो आप बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना रखें, मैं यहां पर लिख देता हूं। स्टार डाल के लिखना। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर नया देश बना था। अब आपको समझ में आ गई होगी कि कई किताबों में मलेशिया क्यों लिख देते हैं। क्लियर हो गई? आइए, लेकिन पर्टिकुलरली सिंगापुर ही था। जो हेड ऑफिस बनाया गया इस अस्थायी सरकार का, रंगून बनाया गया। ये सब क्वेश्चन है, ये रंगून बनाया गया। और इसमें कौन कौन से शामिल मंत्री थे, दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो इसमें एम.ए. अय्यर थे, एच.सी. चटर्जी, लक्ष्मी स्वामीनाथन, ये मंत्री थे। ये जो एम.ए. अय्यर थे, इन्हें तो प्रचार मंत्री बनाया गया। और जो एच.सी. चटर्जी थे, ये वित्त प्रभाग संभाला इन्होंने। और इन्हें जो है स्त्रियों का विभाग दिया गया।
लक्ष्मी स्वामीनाथन को स्त्रियों का विभाग दिया गया। यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने दो नारे दिए थे, दो नारे दिए। यहां पर इन्होंने एक तो कहा दिल्ली चलो, ये क्वेश्चन आपके आया भी हुआ है कि दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था, अक्टूबर 1943 में। और यहीं पर ही इन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए, सेना को संबोधित करते हुए ये कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी यही दिया गया था सिंगापुर में ही। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये भारत की अस्थायी सरकार के गठन के बारे में हमने कुछ बात की है, जिसका गठन सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था अक्टूबर 1943 में। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए, इसके अलावा आजाद हिंद फौज के संबंध में सुभाष चंद्र बोस ने 3 ब्रिगेड की स्थापना की और महिलाओं की एक रेजिमेंट भी बनाई। नई लाइन से लिखिए, आजाद हिंद फौज में महिलाओं की रेजिमेंट। ये थी रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट थी। इसके अलावा 3 ब्रिगेड थी। एक का नाम था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ये 3 ब्रिगेड थी और महिलाओं की एक रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नवंबर 1943, यहां पर क्या हुआ था, जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को जीत कर दिया था। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप भी रखा था। एक लाइन लिख दीजिए, जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को जीत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को जीत कर दिया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम तो शहीद द्वीप रखा और निकोबार द्वीप का नाम इन्होंने स्वराज द्वीप रखा। यहां पर देखिए एक बात और आप ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना रखें। जापानी सेना ने क्यों जीत कर दिया? क्योंकि जापानी सेना इनका सहयोग कर रही थी। भारत की जो अस्थायी सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने, उसको जर्मनी और जापान दोनों ने समर्थन दिया था। एक नोट डाल के लिख दीजिए, भारत की अस्थायी सरकार का समर्थन जर्मनी व
जापान ने किया था। तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानने का प्रयास किया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर तिरंगा फहराएंगे और इस घटना के साथ 2018 के संबंध में एक करंट भी जुड़ा हुआ है जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। इसकी चर्चा मैं अगले पार्ट में करूंगा। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।